नमस्कार मित्रों। अब आज हम जुलाई माह की क्रोनोलॉजी का इंटरनेशनल परिदृश्य देखेंगे, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रकार के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं हल करने के लिए। शुरू करते हैं। जून 2026 में मोदी जी, आपको पता है, न्यूज़पेपर में पढ़ा तो एक देश की यात्रा की थी। तो स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। तो वो देश कौन सा है आपको पता है? सेशेल्स। वहाँ पे उनको अवार्ड भी दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 27 से 29 जून 2026 को सेशेल्स की यात्रा पर थे। ये हिंद महासागर में स्थित देश हैं। तो वहाँ की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री चूँकि वहाँ मुख्य अतिथि थे स्वतंत्रता संग्राम में, तो राष्ट्रीय परेड दिवस के अवसर पर भी भाग लिया और सेशेल की नेशनल असेंबली को भी उन्होंने संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना चाहिए, डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। पैट्रिक लॉरेंस, आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भारत लेके आया था, तो पैट्रिक तो वैसे कनेक्ट हो जाएगा। हरमिनी का नाम आप वैसे ही थोड़ा याद रखेंगे। और वहाँ का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, जो मैंने आपको टेक्स्ट से बता दिया है, जो कि पर्यावरण में संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु कार्य के सतत विकास से संबंधित योगदान के लिए उन्हें दिया गया। 19 समझौते हैं, जिसमें आपको पता है कि ये भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का इनोवेशन है, तो वह सब देशों को दे रहा है। जन औषधि भारत की ब्रांड है क्योंकि वो सस्ती है, अमेरिकी दूरादर देशों को देता है, तो इसको भी दिया। नया राष्ट्रीय हॉस्पिटल, वहाँ एक डेवलप्ड और ओशन कंट्री हैं, तो वहाँ पे विकास कम है, तो भारत सरकार ने एक अस्पताल दिया उनको। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत एडवांस है, तो वो सब देशों को देता आ रहा है। एग्रीकल्चर अनुसंधान, प्रत्यर्पण संधि ऐसे होता है कि यदि भारत का कोई भगोड़ा नीरव मोदी वहाँ जाता है, तो वो देश भारत को उसको लौटा सके। नाविकों के प्रशिक्षण के लिए भारत की फौज अच्छी है, तो वहाँ ट्रेनिंग कराएगा। राजनयिक प्रशिक्षण अवसंरचना के लिए एक्जिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में पैसे दिए हैं। फिर कुछ ऐसे वाहन भी दिए हैं भारत फॉरेन एड के रूप में। भारत ने सेशेल को एक फास्ट पेट्रोल वेसल दिया है, 10 वाहन उपयोगी वाहन दिए, 5 लेडर रेडी लोकाई दिए, 6 एम्बुलेंस दिए, 500 मीट्रिक टन चावल दिया है। ये पहले भारत को अमेरिका देता था, अब इंडिया सेशेल जैसे छोटे देशों दे के रहा है। 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी दिया उन्होंने दिया है। भारत, आपको पता है, सीमेंट के मामले में अच्छा खासा उत्पादन है। आपदा से लड़ने के लिए पूरे देशों का एक संगठन है, जिसका नाम है सिड्री, आपदा रोधी अवसंरचना संगठन, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सेशेल्स शामिल हुआ है। दोनों देशों ने 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक भी घोषणा किया है। डोनियर विमान को ग्लास कॉकपिट से उन्नत करने की घोषणा भी इन्होंने की है। अगला सवाल है कि जो उसी में से बनाया है कि ये जो सेशेल्स के राष्ट्रपति साहब है पैट्रिक हरमिन, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया है? तो आपको मैंने बताया है कि होराइजन, जायद फसल नाम का नहीं है, एंड्रू साइमन नाम का नहीं है, नाइल नहीं है, होराइजन है, गार्जियन, यानी गार्जियन का संरक्षण टाइप का चीज़ है। ये चीज़ें पहले ही आ चुकी है, आप एक बार देख लेना। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगा। वेनेजुएला के अंतर्गत एक भूकंप आया है। भारत ने अमिस्ताद नाम का ऑपरेशन चलाया है। जिससे संबंधित सवाल है कि 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आई आपदा, प्राकृतिक आपदा, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? जो 39 सेकंड के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए, क्या उसको ट्विन सेक्टोरल क्वेक कहते हैं, या डबलिन अर्थक्वेक कहते हैं, डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं, या टेक्टोनिकल स्प्रेड कहते हैं? तो इसका उत्तर है डबलेट अर्थक्वेक। या टेक्निकल भाषा में ऐसा कहा कि एक कुछ ही सेकंड्स में अर्थक्वेक डबल हुआ, तो इसको बोलते हैं डबलेट। तो इसने डबलिन नहीं कहते हैं, डबलेट कहते हैं। डिटेल देख लेते हैं। आपको पता है कि वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादन वाला दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसके उत्तर पश्चिमी प्रांत है यारकुई। उसमें 24 जून को 39 सेकंड के अंतर्गत 2 शक्तिशाली भूकंप आए। न्यूज़ में था, काफ़ी व्यापक मात्रा में। इस जियो साइंटिफिक घटना को वैज्ञानिक भाषा में डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं। तो एक ही समय 2 बड़े झटके आए हैं। भूकंप की तीव्रता, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि 7.2 से लेकर 7.5 तक आती है। आपको पता है कि वो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप का प्रमुख केंद्र उत्तर मध्य वेनेजुएला का यारकून प्रांत, वेरोस नगरपालिका क्षेत्र, सैन केलिप और मारेक क्षेत्र था। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था ला गुएरा, आपदा क्षेत्र घोषित किया गया था। उसकी राजधानी थी काराकस। अन्य प्रभावित राज्यों में ट्रुजिलो, काराबोसा, अरागुआ, मिरांडा, फाल्कोन और यारकुए थे। जिसकी गहराई ये थी और ये भीषण आपदा थी। जनहानि हुई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैज्ञानिक कारण बताया गया कि इसके आस में जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह कैरेबियन प्लेट है,
उसकी जो खुद की साउथ अमेरिका की प्लेट है, ये दोनों टकराई और बाउंड्री फॉल्ट की वजह से सैन सेबेस्टियन फॉल्ट सिस्टम में अचानक घर्षण हुआ और स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग प्लेटों के आपस में क्षैतिज रूप से रगड़न के कारण ये भूकंप आया है। उसी से सवाल बनाया कि वेनेजुएला 2026 में आए भूकंप का मुख्य वैज्ञानिक कारण किस फॉल्ट सिस्टम में स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग है। तो सेंट एंड्रियन फॉल्ट नहीं है, सेंट सेबेस्टियन। आपने यदि वो धमाल फिल्म देखी है तो सेंट सेबेस्टियन गोवा में गार्डन है, तो उसी के नाम से सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट। फॉल्ट होता है, दो प्लेट होती है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं फॉल्ट। और एनाटोनियन फॉल्ट नहीं है, रियो ग्रांडे वोल्ट नहीं है, इसका जवाब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाए गए राहत अभियान का नाम क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन अमिस्ताद। ये स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है मित्रता। वेनेजुएला भूकंप के बाद भारत सरकार ने 26 जून को ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। वहाँ पर भारत सरकार ने 2 वायु सेना के विमान C-17 ग्लोबमास्टर, इसका नाम है, आपको याद रखना चाहिए, C-17 ग्लोबमास्टर, और मध्यम से 41 सदस्यीय चिकित्सालय एलफीड अस्पताल, 2 पोर्टेबल अस्पताल वगैरह की सामग्री लेके, वो आपको याद नहीं रखना है, ये C-17 याद रखना है। भीष्म क्यूब, इस मिशन के तहत भारत ने 2 पोर्टेबल भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल भी भेजे हैं। ऐसा है जिसमें कि पूरी सामग्री होते हैं, ये गति कर सकते हैं, ऐसा मोबाइल है। तो ये आपका भीष्म क्यूब भी याद रखना चाहिए। अस्पताल के रूप में एज इट इज़ वो हवाई जहाज़ में पूरा अस्पताल ही वहाँ भेजा गया ताकि वहाँ पे ये गोल्डन आवर होते हैं जो कि घटना के ठीक बाद जो घायल होते हैं उसको ऑक्सीजन वगैरह या फिर ब्लड वगैरह दिए जा सके। उसमें अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन संबंधित उपाय होते हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारत ने आपदा क्षेत्र में त्वरित चिकित्सा इलाज हेतु कौन से 2 अत्याधुनिक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल, तो ये सवाल आगे देखो, भीष्म क्यूब्स याद रखना। अमिस्ताद और भीष्म क्यूब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अगला सवाल है कि जून 2026 में मोदी जी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से किस संयुक्त कार्यक्रम का उद्घाटन नीस शहर में किया। नीस और सेवोय इटली के एकीकरण और फ्रांस में उसकी भागीदारी से संबंधित न्यूज़ में रहता है, हिस्ट्री में रहता है। तो ये नीस शहर वैसे हैं, वहाँ से कनेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ने कहाँ कौन सा घोषणा पत्र किया है। इंडिया इनोवेशन 2026, इंडो फ्रेंच टेक समिट, ग्लोबल AI एक्सपो और डिजिटल इंडिया इंटरनेशनल। बहुत ही इन्होंने जटिल सवाल मतलब ऑप्शन बनाए हैं। इसका जवाब है भारत इनोवेशन 2026। एक बार डिटेल देख लेते हैं। ये मोदी जी फ्रांस और स्लोवेकिया दोनों की यात्रा पे हैं 13 से 18 जून को। तो ये 6 दिवस की यात्रा में प्रमुख आकर्षण था ये 52वां G7। आपको पता है कि G7 7 शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जिसमें भारत शामिल नहीं है। पहले G8 था, फिर इसमें से रशिया को निकाल दिया गया। तो ये भारत इनोवेटर 26 उसी सम्मेलन के तहत नीस शहर में मैक्रो के साथ उद्घाटन किया गया था। इसमें इसका उद्देश्य भारत और फ्रांस, आपको पता है कि भारत में इनोवेशन की कमी है, फ्रांस इनोवेशन का सेंटर है, तो उसमें से डीप टेक और स्टार्टअप को भारत से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके का आयोजन करते हैं जिसमें कि भारत के 150 डीप टेक स्टार्टअप, 15 से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थान, 350 ये वहाँ जाते हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी और विश्वविद्यालय स्टार्टअप वहाँ आते हैं, तो एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, जानकारी एक्सेस करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 लाया गया है जिसकी महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी है, ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। दोनों देशों के मध्य वैश्विक रणनीतिक साझेदारी हो गई है। ये मतलब ये एक स्टेप्स होता है जिसे वैश्विक रणनीतिक साझेदारी थी तो उसमें विशेष शब्द जुड़ गया। इसका मतलब दोनों देशों के मध्य अपने इंटरनेशनल लेवल अगले पड़ाव में पहुँच गया है। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 2030 तक, एक तो व्यापार को दुगना करेंगे, दूसरा कहा कि 2030 तक 30,000 भारतीय छात्र है वो फ्रांस में जा सकते हैं। इस तरीके से 19 समझौते हुए। AI वर्किंग ग्रुप से संबंधित समझौता भी हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग के लिए हमने कहा कि दोनों देशों का मिलकर ग्रुप बनाया जाएगा। फिर अंतरिक्ष मिशन से संबंधित जो MOU साइन भी हुआ है। भारत जो मानव मिशन भेज रहा है गगनयान मिशन के तहत, या सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान के लिए इसरो और वहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है
ये आपको याद रखना चाहिए। CNES, इन दोनों के मध्य सहमति पत्र हुआ है कि हम दोनों इसमें मिलकर काम करेंगे। कौशल विकास के लिए कानपुर में एरोनॉटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करने के से संबंधित समझौता भी हुआ है। डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना, रेलवे विकास और ICMR फ्रांस का हेल्थ डेटा हब से संबंधित समझौते भी हुए हैं। बहुत सारे समझौते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन से आसानी से याद किया जा सकता है। फिर ये सवाल पूछ लिया इन्होंने कि ये जो भारत का गगनयान मिशन है और भारत जो गुरुत्वाकर्षण में अनुसंधान कर रहा है इसरो के माध्यम से, उसमें इसरो और वहाँ की जो कौन सी संस्था है अंतरिक्ष की जिसके मध्य सहमति पत्र हुआ है, तो इसका उत्तर है CNES। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1993 में स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय PM की स्लोवाकिया में पहली ऐतिहासिक यात्रा के दौरान PM मोदी को वहाँ के कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? क्या वो ईगल था, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास था, लीजन ऑफ ऑनर था, ऑर्डर ऑफ मेरिट था? इसका जवाब है ये फर्स्ट क्लास डबल वाइट क्रॉस था, ये स्लोवानिया ने दिया था। ये फ्रांस के बाद मोदी जी स्लोवानिया गए थे 1993 में। स्लोवानिया आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के कोई भी पहला प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने वहाँ गया था। वहाँ का एक शहर है ब्रितास्लोवा। वहाँ पे स्लोवानिया के राष्ट्रपति का नाम है पीटर पेलेग्रिनी। आपको पता है कि केविन पीटरसन के नाम से, पीटर इंग्लैंड के नाम से हमारे पास कपड़ों की ब्रांड रहती है, तो पीटर तो आपको वैसे ही याद रख गया। पेलेगिनी से भी कुछ याद रख सकते हैं आप, ग्रीनी वगैरह, ग्रीन मतलब हरा, ऐसा करके वहाँ का राष्ट्रपति। और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम है रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट क्लाइव। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव से हो गया। फीका मतलब मीठा नहीं होगा, फीका है, तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप रॉबर्ट फीको को याद रख सकते हैं। दोनों के मध्य कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप से संबंधित बहुत सारे समझौते हुए हैं, ये याद नहीं रखना है। वहाँ का ये जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। एक चीज़ आपको ये याद रखी है कि राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया कलाकार द्वारा वाराणसी शहर की थीम की पेंटिंग वहाँ पर प्रदर्शित की गई, तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। फिर अगला सवाल है कि जून 2026 में 52वां G7 जो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत को अतिथि के रूप में शामिल किया गया? तो इसका जवाब है एवियन लेस बेस। तो G7 में भारत को अतिथि के रूप में शामिल किया गया, वहाँ भारत एवियन लेस बेस में शामिल हुआ, जिसमें बहुत सारे समझौते हुए। ये इसमें शामिल PM मोदी हुए, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हुए, यूक्रेनी जेलेंस्की की, ये संबंधित सारे हुए। तो ये वाली बात थी। अब सवाल है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 20वीं राउंड में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 लॉन्च किया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 127 में है। चूँकि भारत ने बुरा परफॉर्मेंस किया है इसलिए सवाल आने के चांस कम है, लेकिन संस्था का नाम आप याद रखेंगे कि ग्लोबल पीस यानी कि शांति से संबंधित इंडेक्स जो 20वां है वो कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट तो पहले ही हैं, उसके बाद उसमें इकोनॉमी है और पीस है, पैसे से शांति आती है, ऐसा टाइप का कुछ याद रख लेना आप। कब जारी किया गया तारीख में नहीं आएगा। कितने क्षेत्र थे? तो 163 देश और क्षेत्र थे, ये आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि 99.7 क्षेत्र का आबादी शामिल हो गई। कितने पैरामीटर का यूज किया जाता है? तो 23 सूचकांक इस पर आधारित होते हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हो गई, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जिसमें होते हैं उसकी रैंकिंग नीचे जाती है, जिसका सैन्यकरण ज़्यादा होता है उनका मतलब होता है कि बंदूकें वो ठोकते हैं, इसलिए उसका भी नीचे जाता है। 99 देशों में शांति का स्तर घटा है, क्योंकि या तो वहाँ आंतरिक संघर्ष है, जातीय झगड़े हैं, या फिर सेना का आधार बढ़ा है। विश्व में राज्य आधारित संघर्ष बढ़कर 61 हो गई है। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व के बाद लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। शीर्ष 5 शांत देश कौन से? बहुत बार परीक्षा में आया गया है, इसलिए याद रख लेना। आइसलैंड 19 बार लगातार प्रथम स्थान पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड शांतिप्रिय देश है, आपको पता है कि न्यूजीलैंड की भारतीय क्रिकेट टीम खेलने आती है, तो यहाँ कितने शांति से रहते हैं। स्विट्जरलैंड है, स्लोवानिया, आइसलैंड है। आपको उधर डेनमार्क वगैरह वो वाले नहीं करने हैं, यही याद रखना है। आइसलैंड जो कि कनाडा के पास में है, न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है, स्विट्जरलैंड जो कि जर्मनी के पास में है, स्लोवानिया ऊपर मैंने पढ़ाई किया, मोदी जी की यात्रा की, आयरलैंड जो कि यूके के शामिल, यूके इंग्लैंड के पास में, यूके उसका ज्योग्राफी से टच है। सबसे अशांत देश आपको याद रखना है, रूस 163वें स्थान के साथ सबसे नीचे है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है वो। उसके बाद सूडान में क्लैश चल रहा है, दक्षिण सूडान के साथ। कांगो रिपब्लिक में वहाँ जनजातीय संघर्ष चल रहा है, यूक्रेन पर अटैक कर दिया है इसराइल, और उसका तो झगड़ा चलता ही रहता है। भारत को 127वां स्थान मिला है, पूल स्कोर किया है 2.409।
दक्षिण एशिया में सबसे शानदार रैंकिंग प्राप्त करने वाला भूटान है। आपको पता है कि भूटान में पर्यावरण शांति है, विकास को वो बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं, जिसके कारण वहाँ सामाजिक क्लेश कम है। नेपाल की रैंकिंग भी अच्छी खासी है, 26वीं, क्योंकि वो छोटा देश है, वहाँ उतनी सामाजिक संघर्ष नहीं है। अगला सवाल है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में लगातार 19वें वर्ष कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े शांत देशों में शामिल हुआ है। एक तो सबसे शांत और सबसे नीचे कौन सा है। तो मैंने सबसे शांत आपको बताया था आयरलैंड, और सबसे अशांत रूस, ये उस एक्सप्लेनेशन में ही शामिल था, वो आ चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 17 जून 2026 को केन्या के मोम्बासा में आयोजित 11वां ओवरियन हमारा ओशिनियन समुद्र कॉन्फ्रेंस से 15 देशों द्वारा अपनाई गई मोम्बासा घोषणा का उद्देश्य क्या है। क्या प्लास्टिक प्रदूषण रोकना है, या अवैध गैर रिपोर्टेड अनियमित मत्स्य पर अंकुश लगाना है, तटीय पर्यटन को बढ़ाना है, या गहरे समुद्र में खनन पर प्रतिबंध लगाना है। अभी केन्या का मोम्बासा है वो एक गरीब देश है, तो उस पर कौन सा हो सकता है। और दूसरी बात है वो कोस्टल इलाका है, तो तटीय पर्यटन बढ़ाने से संबंधित यदि देश होता तो वो अमीर देश होता। गहरे समुद्र खनन टेक्नोलॉजी से संबंधित मामला है, तो वो भी किसी अमीर देश में ऑर्गेनाइजेशन होता। तो ये जो केन्या और अफ्रीकी देश है, उसमें जो ओशन से रिलेटेड मसले से संबंधित बहुत सारा खाना आता है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ आयोजित किया गया, क्योंकि वो इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा करता है। इसलिए जो अनियमित मत्स्य है उसका ऑर्गेनाइजेशन और मोम्बासा घोषणा वहाँ की गई। तो ऐसा है कि मतलब समुद्र में जब मछली उस स्तर की है ही नहीं, वो उतनी बड़ी है ही नहीं, उसके बावजूद यदि उसको मारा जाता है तो उसकी वजह से जो भविष्य की आने वाली पूरी जैव विविधता नष्ट होती है, जिसकी वजह से पूरा ओशन का जो इकोलॉजी है वो गड़बड़ा जाती है। इसके कारण पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहता है कि ओशन को बचाने के लिए जो अनरेगुलेटेड मत्स्य पालन से संबंधित जो अवैध मत्स्यन होता है उस पर रोक लगाई जाए। तो अभी इस समझौते के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका तो है ही है, यूरोप, एशिया, कैरेबियन और प्रशांत देशों के 15 देश इसमें भाग लिए। ये ऐसा 11वां कॉन्फ्रेंस है जिसमें मोम्बासा घोषणा अपनाई है, जिसमें मत्स्य से संबंधित पारदर्शी डेटा साझा किया जाएगा, कोई भी अवैध मत्स्य नहीं करेगा। हस्ताक्षरकर्ता देश में ये आपको भारत नहीं है, तो बहुत मुश्किल है आने का। मछली पकड़ने मछली संबंधित बातें हैं तो आप अंदाज़ लगा लोगे। एक ये सवाल हम पहले कवर कर चुके हैं कि एनडीबी में उज्बेकिस्तान नया शामिल हुआ है। एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये 10वां देश शामिल हुआ है। आपको पता है कि ब्रिक्स मध्य एशिया का देश है, तो ये भी हो गया। फिर एक ये न्यू डेवलपमेंट कब स्थापित किया, तो 2014 में फार्टालेजा में ब्राज़ील के 6ठा सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स में। उन्होंने कहा कि हम देशों को पैसा चाहिए, तो हम देशों को पाँचों देशों को मिलकर एक बैंक बनाना चाहिए। फिर उन्होंने एनडीबी की स्थापना की। फिर 2015 से चालू हुआ, जिसका मुख्यालय शंघाई के चीन में है। इसमें 10 सदस्य मूल रूप से 5 थे, ब्रिक्स से, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। फिर उन्होंने 5 और देश जुड़े। अब भारत का पड़ोसी बांग्लादेश जुड़ गया। संयुक्त अरब अमीरात, भारत के रिश्ते अच्छे हैं इसलिए जुड़ लिया। मिस्र के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। फिर अल्जीरियन का मैं भी जुड़ूंगा। उज्बेकिस्तान अभी नया नया जुड़ा है। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया कि शंघाई चाइना में स्थित है उसका मुख्यालय। चूँकि चाइना सबसे बड़ा फाइनेंशियल पावर है, तो उसका मुख्यालय इसलिए वहीं रखा गया। फिर एक है कि 22 जून 2016 को कैनबरा के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस रडार प्रणाली तकनीक से $2.5 अरब का ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया। यह ओवर द होराइजन रडार है। इसमें क्या है कि कनाडा को उत्तर से जो आर्कटिक में बर्फ़ पिघल रही है और वहाँ मिलिटराइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको सिक्योरिटी का रडार चाहिए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता। क्योंकि भारत का एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए सवाल आने की संभावना बहुत कम है। 17 जून 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कितने गंभीर ये संख्या हैं, बहुत कम चांस है आने के। एक बार डिटेल देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दो देशों में, जिसमें बच्चे जो कितने प्रभावित होते हैं उससे संबंधित इसकी जो रिपोर्ट दी गई, उसमें इसमें क्या गया है कि 2025 में 22 संघर्षग्रस्त देश स्थिति व क्षेत्रीय निगरानी में इतने मामले गंभीर हुए। इतना आंकड़े हैं, मुश्किल है सवाल आना, इतना आंकड़ों संबंधी सवाल आता नहीं है। अगला सवाल है कि 18 जून 2026 को जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी की 2027 में, वे लगातार 14वें वर्ष विश्व में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है। क्या वो एक्सपोर्ट है, या फिर वो अवार्ड है,
या फिर वो मैसाचुसेट्स है, तो इसका जवाब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है। एक बार देख लेते हैं कि भारत की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन जारी करता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। वैश्विक उच्च शिक्षा में विश्लेषण करने के लिए क्यूएस जरूरी है। क्यू का मतलब होता है क्वाकरेनली और एस का मतलब साइमंड्स, ये व्यक्ति के नाम पे हैं। ये 2027 जारी की, जिसमें 1500 विश्वविद्यालय शामिल है। एक चीज़, इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? अकादमिक प्रतिष्ठा क्या, फैकल्टी के रिसर्च में कितना एक्सपीरियंस है, नियोक्ता में प्रतिष्ठा कितनी है, कितने लोगों को रोजगार देख रहे हैं, फैकल्टी के छात्र का अनुपात कितना शानदार है, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी कितनी है, इंटरनेशनल रिसर्च कितना है, कनेक्टिविटी कितना है। विश्व के शीर्ष स्थान आपको बताया कि ये MIT है, उसके बाद इम्पेरियल कॉलेज ऑफ लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का संयुक्त रूप से दूसरे स्थान को दिया गया, पर ऑक्सफोर्ड को 30 और हार्वर्ड को 5वां यूनिवर्सिटी बनाया गया। भारत के 52 संस्थान इसमें शामिल है 1500 में। भारत अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के बाद चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। भारत के शीर्ष स्थान में है IIT दिल्ली 5 स्थान के सुधार के साथ 118, यानी कि टॉप 100 में कोई नहीं है। IIT बॉम्बे फिर 134 आया है, IIT मद्रास 117 है, IIT खड़गपुर 205 है, IISc बेंगलुरु और IIT कानपुर संयुक्त रूप से 221 में है। राजस्थान का संस्थान है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसको 575वीं रैंक मिली है। 2026 में इसे बहुत ज़्यादा रैंक थी, तो 93 स्थानों का सुधार इन्होंने किया है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2027 में 118वीं रैंक किसे प्राप्त है? IIT दिल्ली, हमने एक्सप्लेनेशन में देख ही लिया है और ये चीज़ें हमने देख ही ली हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत और ओमान के बीच में ये तारीख पहुंची है, तारीख नहीं आती भाई 1 जून 2026 को, लेकिन एक बार डिटेल दे देते हैं क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और ओमान के बीच में सेपा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1 जून 2026 से प्रभावी हो रहा है। मस्कट में हस्ताक्षर किए। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं सेपा के अलावा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ओमान की खाड़ी में भारत दूसरा ऐसा साझेदार, आपको पता है कि पहले UAE के साथ हो चुका है, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात तो ओमान ही याद रखना है आपको। उसके बाद ये बहुत मुश्किल है कि ओमान के द्वारा भारत को भेजे वाले, ओमान जो भारत में भेजता है, ओमान द्वारा भारत में भेजे वाले लगभग 99.38 को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और भारत ने जो परिधान है उस पर भी सभी 995 वस्त्र श्रेणी पर तत्काल 5% के शुल्क समाप्त कर 100% शुल्क मुक्त कर दिया गया है। और हथकरघा और हस्तशिल्प वाले उत्पादों पर लगने वाले 5% शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। झींगा मछली पर भी समाप्त कर दिए गए हैं और रत्नों पर भी समाप्त कर दिए गए। इस तरीके से ये बात है। और फिर उन्होंने भारत ओमान के बीच ओमान द्वारा भारत को कितने निर्यात मूल्य को शुल्क, यानी कि भारत से जो बात चीज़ ओमान जाती है उसमें 99.38 चीज़ों को शुल्क मुक्त कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अभी ये आंकड़ा है लेकिन आंकड़े से सवाल आता नहीं, एक बार डिटेल देख लेते हैं। सवाल है कि ये जो सीप्री ईयरबुक 2026 है, जो कि जारी करता है कि किसके पास कितने हथियार हैं, वो जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सीप्री का फुल फॉर्म है। इन्होंने 2026 में कहा कि जो 9 परमाणु संपन्न है उसके पास लगभग परमाणु हथियार हैं 12,187, जिसमें से 86% तो रूस और अमेरिका के पास ही है। तैनात हथियारों की संख्या इस 12,000 में से 4,000 हैं और जिसमें से 2,000 तो बहुत ज़्यादा उच्च परिचालन में है। भारत की स्थिति यह है कि इसके पास हथियारों की संख्या, परमाणु हथियारों की संख्या 190 है और कुछ कुछ पनडुब्बियों में 12-12 तक वारहेड स्थापित किए जा चुके हैं। फिर इन्होंने कहा कि 2021-25 में भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। वैश्विक आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2 है, दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे यूक्रेन है। आपको पता है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। यूक्रेन में युद्ध है इसलिए वही आगे खरीद पा रहा है, वरना हम उससे भी आगे निकल जाते। 27 अप्रैल 2000 आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर रहा, जो 8.9 अधिक है। भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च है। सबसे ज़्यादा सैन्य में खर्च करता है, आपको पता है, अमेरिका, उसको दूसरे देशों में जाकर लड़ना होता है। चाइना अमेरिका को मात देना चाहता है, रसिया उसको लड़ना है यूक्रेन के साथ, जर्मनी है ये, और उसके बाद 5वां भारत है। भारत कितना खर्च करता है? तो 92.1। ये इन्फॉर्मेशन आप आ ही चुकी है। 3 से 7 जून 2026 को भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आई सुश्री डेल्सी
एलोइना रोड्रिगेज गोमेज किस देश की है? तो ये हैं वेनेजुएला के कार्यवाहक। इसलिए कार्यवाहक है क्योंकि उसके मेन राष्ट्रपति को तो अमेरिका उठा के ले गया, तो वेनेजुएला बता। ये आप राष्ट्रपति का नाम याद रखना। सुश्री को मतलब मई चला है। डेल्सी एलेगोना रोड्रिग्स और गोलमेज सम्मेलन वहाँ उससे संबंधित आप सब चीज़ों को कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। बहुत सारे समझौते हुए आपको पता है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, वो वेनेजुएला है। उसके बाद 30 मई से 3 जून तक भारत की पहली 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हुइंग ने अपनी आधिकारिक स्वच्छता किस पवित्र स्थल की? आपको पता है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो बौद्ध धर्म है, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर से इन्होंने शुरुआत की है। इस तरह से आइडिया लगा करके व्याख्या कर सकते हैं। दोनों के बीच में शुरुआत महाबोधि से हुई है एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ मुख्य अतिथि बैठक हुई, इन्होंने क्रिटिकल में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि रुपया और क्यात, वहाँ की जो मुद्रा का नाम आपको एक तो याद रखना है कि क्यात है। दोनों में समझौता हुआ है कि भाई आप यदि पैसा हमें यदि कोई सामान दो तो हम आपसे डॉलर नहीं मांगेंगे, रुपये में चल जाएगा। इंडिया वालों ने कहा कि यदि आप सामान दो कि हम क्यात रख लेंगे, हमें डॉलर नहीं चाहिए। फिर ये वहाँ की नदी है गंगा, मैकांग, और ये भारत की नदी है गंगा। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक ICR के नाम की छात्रवृत्ति चलती है। पहले भारत वहाँ के 36 लोगों को छात्रवृत्ति देता, अब इन्होंने कहा कि हम बढ़ा के 16 लोगों को छात्रवृत्ति देंगे। फिर ये म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें बहुत सारी सड़क बांध वगैरह हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत ने कहा कि इसको आप फास्ट ट्रैक कीजिए ताकि बांग्लादेश यदि चाइना के गोद में जाके बैठ जाए तो हमें कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं रहे। फिर वहाँ तीनों देश भारत, म्यांमार और थाईलैंड, वहाँ तीनों देशों का एक राजमार्ग बना रहा है, एक ट्राईलेटर हाईवे बना रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से सीधा वहाँ से कनेक्ट कर जा सके, वहाँ चीज़ों को, खाद्य सामग्री को आसानी से भेज सके। तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय को भी कहा हम फास्ट ट्रैक करेंगे अब इसको। और फिर लास्ट में नई दिल्ली में भारत म्यांमार व्यापार सम्मेलन का संबोधन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 36 से 6 कर देंगे, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। अगला सवाल है कि 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2002 साल की अवधि, मैंने UNSC के आपने बताया कि P5 है, वो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन का, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना और ब्रिटेन हैं जिसके पास वेटो पावर है। उसके अलावा भी 10 सदस्य 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो कि रीजन वाइज होते हैं। तो उसने कहा कि कौन कौन से हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, ट्रिनिडाड टोबैगो और जिम्बाब्वे हैं? यही हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कैसे। तो जो एशिया प्रशांत समूह है वहाँ से किर्गिस्तान चुना जा रहा है इस बार। इसने फिलीपींस को हराकर जीता है। और जो पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह है वहाँ से पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया 2 देश आ रहे। अफ्रीकी समूह से निर्विरोध जिम्बाब्वे जीता है। और ये जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह वेस्ट इंडीज़ जहाँ पे रहता है उस पर ट्रिनिडाड और टोबैगो का सिलेक्शन हुआ है या चुनाव हुआ। इससे पहले स्थायी सदस्य डेनमार्क था, ग्रीस था, अपना 12 पाकिस्तान, पनामा और प्यारा तो क्या घटिया था। UNSC के नए सदस्य के रूप में सदस्यों में से 1992 संयुक्त राष्ट्र से शामिल होने वाले पहली बार फिलीपींस को हराकर किसने, तो फिलीपींस को किसने हराया? अब आप सोचो कि जो फिलीपींस है उसका एकमात्र ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो फिलीपींस भी उसी महाद्वीप में है, तो और वो भी इसी महाद्वीप में है, तो उसका होगा किर्गिस्तान, क्योंकि एशिया में वही रहता है। ठीक है, ये डिटेल हो चुकी है। तो ये इंटरनेशनल लेवल के परिदृश्य पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित संस्था लेकर आएंगे।